दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में डिटेल से जाना था और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं, यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं, या फिर यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सभी जो जानकारियाँ हैं आज के इस वीडियो में हम एकत्रित करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे पहले देखते हैं कि खोज किसने की। तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका है उसकी खोज किसने की, तो दोस्तों याद रखिएगा कोलंबस ने की थी। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की विश्व में क्या स्थिति है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की विश्व में क्या स्थिति है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये दोस्तों 5वें नंबर पे आता है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, दोनों आंकड़े याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें कुल कितने देश हैं। तो दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें देश देखते हैं कुल। दोस्तों इसमें कुल 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं। इनमें से दोस्तों जो 11 देश हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं, जबकि जो आपके 2 देश हैं वो स्थलबद्ध देश हैं। कौन से देश हैं? स्थलबद्ध देश। और दोस्तों 2 स्थलबद्ध देशों की बात करेंगे, कौन कौन से हैं? बोलीविया और आपका पराग्वे। ठीक दोस्तों, यानी यहाँ पे बोलीविया है और इसी के जस्ट पास में क्या है, जो आपका है पराग्वे है। ये दोनों ही देश के हैं दोस्तों, स्थलबद्ध देश हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। और दोस्तों जो आपकी बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया ये दो देश है बोलीविया, इसकी राजधानी है दोस्तों लापाज, जो कि दोस्तों विश्व की ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ठीक दोस्तों, ये भी बात आप याद रखिएगा। यानी जो कुल कितने देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में? 13। जो 11 हैं वो तटीय सीमा साझा करते हैं और इसके अलावा 2 है वो स्थलबद्ध देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। और बोलीविया की राजधानी लापाज है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं तो उस समय हम पढ़ते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अमेरिका का क्या है, भौगोलिक भाग है, यानी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि जो ग्रीनलैंड है उस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। उसी प्रकार दोस्तों जो यहाँ पे इस प्रकार एक द्वीप समूह पड़ता है, उसका नाम है दोस्तों फोकलैंड द्वीप समूह। क्या नाम है दोस्तों इस द्वीप का? द्वीप समूह का फोकलैंड द्वीप समूह। और दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन दोस्तों इस पे अधिकार किसका है? यूके का। ठीक दोस्तों, इस पे अधिकार किसका है? यूके का। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है और आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। और दोस्तों जो इसका ब्राज़ील देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, कौन सा देश? ब्राज़ील। ये बात याद रखिएगा। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यानी जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और दोस्तों ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिससे क्या है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक दोस्तों, ये हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बेसिक जानकारी है वो दोस्तों हमने देखी। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उससे भूमध्य रेखा गुजरती है, इसी के साथ साथ मकर रेखा भी गुजरती है। ये भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है, ये बात करेंगे दोस्तों। आई होप ये जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगी यानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है वो कितने जो देश हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उससे गुजरती है। तो दोस्तों जो आपके भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके 3 देशों से गुजरती है। 3 देश कौन कौन से हैं? पहला दोस्तों आता है आपका
इक्वेडोर, इक्वेडोर। उसके बाद दोस्तों आता है कोलंबिया, और तीसरा आता है ब्राज़ील। ठीक दोस्तों, यानी जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है। 3 देश कौन कौन से हैं? इक्वेडोर और कोलंबिया और ब्राज़ील। इसी प्रकार दोस्तों जो मकर रेखा है, मकर रेखा वो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है। 4 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला देश आता है चिली, और चिली की राजधानी है सेंटियागो। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है हमारा अर्जेंटीना, और तीसरा आता है हमारा प्रागवे, और चौथा आता है ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है उस पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 देश स्थित हैं, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील। उसी प्रकार भूमध्य रेखा पर 3 देश स्थित हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, इक्वेडोर और आपका कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख पर्वत और ज्वालामुखियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे कौन कौन सी ज्वालामुखी है प्रमुख, और इसी के साथ साथ कौन सा यहाँ पे प्रमुख पर्वत है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रमुख पर्वत एवं ज्वालामुखी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें कोलंबिया देश से लेके और चिली देश तक एक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है, और इसका नाम है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, जो कि दोस्तों कोलंबिया से स्टार्ट होती है, यानी कोलंबिया देश से स्टार्ट होती है और ये लास्ट में चिली देश तक जाती है, यानी फैली हुई है, और इसका नाम है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और जो कि दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विश्व की सबसे नवीन वलित लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों आपका उत्तर एंडीज पर्वतमाला होगा। यानी दोस्तों ये एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी है, और इसी के साथ साथ ये विश्व की सबसे लंबी नवीन वलित पर्वतमाला भी है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका एंडीज पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोस्तों माउंट एकांकागुआ। और जो आपकी किस देश में है? ये आपकी चिली देश में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपकी इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी एंडीज पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि कोलंबिया से लेके चिली तक फैली हुई है, और इसकी जो लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एकांकागुआ है जो कि चिली देश में है, और इसकी ऊंचाई है वो 6960 मीटर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रमुख ज्वालामुखी की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक देश पड़ता है उसका नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है? इक्वेडोर। ठीक है, और इक्वेडोर में दोस्तों 2 प्रमुख ज्वालामुखी है। जो पहली है उसका नाम है कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी। और दोस्तों ये क्या है? जो माउंट कोटोपेक्सी है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों ये। यानी आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो नाम हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी। इसी के साथ साथ दोस्तों इक्वेडोर में एक और ज्वालामुखी पाई जाती है, उसका नाम है माउंट जिम्बारोजी, माउंट जिमारोजी। ये दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे अकेला नाम लिख रहा हूँ, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। यानी ये दोस्तों विश्व की ज्वालामुखी। यानी दोस्तों जो माउंट जिम्बारोजी है ये जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है, ये दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित
प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ज्वालामुखियों के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी दोस्तों ऐसी होती है यानी जिसमें भविष्य में यानी विस्फोट होने की संभावना रहती है। ठीक दोस्तों, वो हमारी कहलाती है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और दोस्तों जो माउंट जिम्बारोजी है वो आपकी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। और दोस्तों माउंट जिम्बारोजी जो है आपकी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ठीक दोस्तों, बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी की बात चल रही है तो आपको कुछ 2 और फैक्ट बताता हूँ और नोट में दोस्तों लिख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। यानी दोस्तों अभी ऊपर हमने बात की कि विश्व का ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका माउंट कोटोपेक्सी। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा मोना लोआ, मोना लोआ। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। यहाँ पे शब्द को देखिएगा, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इसका मतलब यानी ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लगातार विस्फोट होता रहता है और विस्फोट है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो है हमारा यानी वो हमेशा सक्रिय रहता है। ऐसा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ऐसा ज्वालामुखी है किलायु, किलायु। और ये दोस्तों किलायु जो ज्वालामुखी है वो आपका हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट कोटोपेक्सी। लेकिन दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपकी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट जिम्बारोजी, जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका मोना लोआ है। और सबसे अधिक सक्रिय यानी उसमें विस्फोट है वो होता ही रहता है, वो ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है किलायु ज्वालामुखी, जो कि दोस्तों हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप आपका प्रशांत जो महासागर है उसमें स्थित है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने देखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत और ज्वालामुखी। अब दोस्तों बात करेंगे जो प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, और उसी के साथ साथ यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये दोस्तों लगभग जो दक्षिण अमेरिका है उसका मैप आपके सामने है। और दोस्तों आप देखेंगे प्रमुख जो घास के मैदान है और साथ साथ में प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे, यानी दक्षिण अमेरिका की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और यहाँ पे कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, इसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है, वेनेजुएला। और दोस्तों वेनेजुएला में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको कहा जाता है लानोज। और दोस्तों लानोज है वो किस प्रकार के घास का मैदान यानी किस प्रकार के घास के मैदान का उदाहरण है, तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है आपका। और इसके अलावा दोस्तों ब्राज़ील में भी एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है कैंपोस। और कौन से देश में दोस्तों कैंपोस घास के मैदान, तो ब्राज़ील में। और दोस्तों ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक देश मिलता है स्थित है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसका नाम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में दोस्तों एक घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पंपास। और दोस्तों पंपास जो घास के मैदान है वो याद रखिएगा किस देश में, अर्जेंटीना में है। और ये किस प्रकार के हैं, तो दोस्तों ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यानी दोस्तों याद रखिएगा
जो घास के मैदान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें दोनों ही प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, जो दोस्तों लानोज जो कि वेनेजुला में मिलते हैं और कैंपोस जो कि ब्राज़ील में मिलते हैं। दोनों ही किस प्रकार के घास हैं, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है। जबकि दोस्तों जो पंपास जो कि अर्जेंटीना में मिलते हैं वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। अब दोस्तों कुछ शब्दावली जो अलग अलग शब्दावली है उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। यहाँ पे दोस्तों जो ब्राज़ील है उसमें भी एक और शब्द आता है, आपको देखने को मिलता है सेलवास। यानी ब्राज़ील में भी एक आपको शब्द मिलता है सेलवास। यानी सेलवास क्या है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी सेलवास, तो दोस्तों सेलवास याद रखिएगा, ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यानी दोस्तों जो ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो दोस्तों कहलाते हैं सेलवास। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक शब्द और आता है ब्राज़ील में, फेजेंडा। क्या नाम आता है, फेजेंडा। फेजेंडा दोस्तों ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान। इसके अलावा दोस्तों अर्जेंटीना और जो पराग्वे है उसकी सीमा पर एक शब्दावली यूज की जाती है, उसका नाम है ग्रान चाको। क्या नाम है, ग्रान चाको। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ग्रान चाको। अब दोस्तों ग्रान चाको क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो अर्जेंटीना है देश और इसके अलावा जो पराग्वे देश है उन दोनों की सीमा पर जो सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन या घने वन पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें पाए जाने वाले प्रमुख घास और इसके अलावा जो अलग अलग यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं उसके भी हमने चर्चा की। यानी जैसे फेजेंडा है ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान, इसके अलावा सेलवास यानी ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और ग्रान चाको जो कि अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा पर पाए जाने वाले जो सघन वन है, घने वन है, उनको क्या कहा जाता है, ग्रान चाको। ठीक दोस्तों। अब बात करेंगे जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उनकी प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो प्रमुख नदियों के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों प्रमुख नदियों की बात करें तो दोस्तों पहली नदी आती है अमेजन नदी। क्या नाम है दोस्तों, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो कि दोस्तों आपकी पेरू देश से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलती है और ये दोस्तों अपना मुहाना बनाती है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। और दोस्तों ये निकलती कहाँ से है, एंडीज पर्वतमाला से, और कहाँ से, पेरू से, यानी पेरू देश से। और दोस्तों ये इसके बाद में ब्राज़ील में बहती हुई ये अपनी मुहाना बनाती है अटलांटिक महासागर में। और दोस्तों अपने मुहाने पर ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, यानी डेल्टा का निर्माण करती है, और इस डेल्टा का नाम है मकापा डेल्टा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो अमेजन जो नदी है उसके द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है उसका क्या नाम है, मकापा डेल्टा। और दोस्तों जो आपकी अमेजन नदी है उसकी एक सहायक नदी है, यानी अमेजन नदी की, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है दोस्तों मेडीरा नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी, और इसका नाम क्या है दोस्तों, मेडीरा नदी। यानी ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मेडीरा नदी। और दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि जो मेडीरा नदी है वो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी सहायक, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताइए, तो आपकी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, मेडीरा नदी। और दोस्तों ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी होने के साथ साथ ये दोस्तों अमेजन नदी की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके अलावा दोस्तों जो अमेजन नदी है दोस्तों ये अफवाह तंत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी विश्व की। और इसी के अलावा दोस्तों ये नील नदी के बाद दूसरी लंबी नदी भी है। ठीक है दोस्तों, अमेजन नदी के बारे में इतनी बातें याद रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जो अमेजन बेसिन है, यानी
उसमें दोस्तों जो वन पाए जाते हैं उनको दोस्तों कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर इनको कहा जाता है अमेजन वर्षा वन, और या फिर दोस्तों इनको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा जो फेफड़े। ठीक दोस्तों, यानी जो अमेजन बेसिन में वन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर अमेजन वर्षा वन, या फिर इन्हें दोस्तों कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। यानी हमने दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख नदी है उसके बारे में जाना। यानी जो अमेजन नदी है वो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला से निकलती है पेरू देश से, और उसके बाद में दोस्तों ये अपना मुहाना बनाती है अटलांटिक महासागर में, और यहाँ पे एक डेल्टा का भी निर्माण करती है। उस डेल्टा का निर्माण करती है, उसका नाम है मकापा डेल्टा। और दोस्तों जो अमेजन नदी है वो अपोह तंत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और ये नील नदी के बाद दूसरी लंबी नदी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम मेडीरा नदी है, और मेडीरा नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, ये हमने बात की अमेजन नदी के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं ओरोनिको नदी। दोस्तों ओरोनिको नदी है, कौन सी नदी है? ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी, ये दोस्तों ओरेनिको नदी है, ये दोस्तों वेनेजुला और कोलंबिया में बहती है, और लेकिन वेनेजुला की प्रमुख नदी है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो ओरेनिको नदी है इस जो ओरोनिकी नदी है उसके बेसिन में हमें पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं। इस कारण दोस्तों जो ओरोनिको नदी है इसको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसकी तेल नदी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तेल नदी। जिस प्रकार दोस्तों विश्व में जो आपकी नाइजर नदी है उसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की तेल नदी कौन सी है? ओरेनिको नदी। और दोस्तों ओरेनिको नदी है उसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है दोस्तों केरो नदी। क्या नाम है दोस्तों? केरो नदी। आई होप दोस्तों आपको आसानी से दिख रहा है केरो नदी। और दोस्तों जो केरो नदी है उस पर एक जो जलप्रपात स्थित है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। और ये दोस्तों एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला देश में है। और ये दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी जो दोस्तों ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। यानी दोस्तों जो ओरेनिको नदी है उसकी सहायक नदी है केरो नदी, और केरो नदी पर वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो 979 मीटर है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक नदी और बात करते हैं, यानी प्रमुख नदियों में एक दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक कोलंबिया की भी प्रमुख नदी है दोस्तों। ये दोस्तों सीधा आपको नाम याद रखना है। कोलंबिया की प्रमुख नदी है मैकडेलिना नदी। मैकडेलिना नदी। ठीक दोस्तों, मैकडेलिना नदी है वो कोलंबिया की प्रमुख नदी है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ये क्षेत्र है यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, उसके द्वारा त्रियाब क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है ब्राज़ील से, उसका नाम है प्राना नदी, और यहाँ से जो पराग्वे देश है वहाँ से आती है पराग्वे नदी, और इधर आके मिलती है दोस्तों आपकी जो उरुग्वे नदी। ठीक दोस्तों, यानी यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये नदी कौन सी है? ये आपकी पराग्वे नदी। ये दोस्तों आपको दिख रही है, ये है प्राना नदी, और ये छोटी नदी दिख रही है इसका नाम है उरुग्वे नदी। और दोस्तों ये तीनों नदियां हैं ये एक त्रियाब क्षेत्र का निर्माण करती हैं। कौन सा क्षेत्र? त्रियाब क्षेत्र। और इसको दोस्तों कहा जाता है लाप्लाट का मैदान। लाप्लाट का मैदान। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों जो प्राना नदी है, अभी दोस्तों जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो प्राना नदी है उसमें दोस्तों ब्राज़ील में इटेपू बांध है, ये दोस्तों याद रखिएगा। यानी इटेपू बांध किस नदी पर स्थित है और दोस्तों किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो इटेपू बांध है वो दोस्तों प्राना नदी पर स्थित है, और ये ब्राज़ील देश में स्थित है। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट मारूंगा, अमेजन नदी को छोड़ के बाकी नदियों के बारे में रिपीट मारूंगा। यानी दोस्तों जो ओरेनिको नदी है वो आपकी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, और ओरेनिको नदी है उसमें उसके वेचिन में हमें पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं। इस कारण इसे दक्षिणी अमेरिका की तेल नदी कहा जाता है। और ओरेनिको नदी की प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है आपका केरो नदी, और केरो नदी पर दोस्तों वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों जो दक्षिणी जो
अमेरिका महाद्वीप है उसके दक्षिणी क्षेत्र में 3 नदियों के द्वारा एक त्रियाब क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। उसका नाम है लाप्लाट का मैदान के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो 3 नदियाँ हैं जो लाप्लाट के मैदान का निर्माण करती है वो कौन कौन सी है? एक है पराग्वे नदी, दूसरी है प्राना नदी और तीसरी है उरुग्वे नदी। और प्राना नदी है दोस्तों उस पर ब्राज़ील में इटेपू बांध है। ठीक है दोस्तों, ये बातें हो गई हमारी अमेरिका की जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी प्रमुख नदियों के बारे में हमने बात की। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और लिखी हुई है कि कोलंबिया है उसकी प्रमुख नदी है मैकडेलिना नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, और इसके साथ साथ यहाँ के जो प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, सभी बात करेंगे दोस्तों। और वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि जानकारी दोस्तों आपको बहुत ही ऑथेंटिक मिल रही है। इसी के साथ साथ पूरी डीपली आपको जानकारी है वो प्रदान की जा रही है। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में देखेंगे, यानी यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ हैं, नदियाँ क्या झीलें हैं, और इसके साथ साथ प्रमुख यहाँ की जो पठार कौन कौन से हैं। दोस्तों मैप मुझे थोड़ा बहुत कम बनाना आता है, ये दोस्तों आप समझ लेना कि किस महाद्वीप का मैप है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। और यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे प्रमुख झीलें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें और साथ साथ में प्रमुख पठार, यानी प्रमुख झीलें व प्रमुख पठार की बात करेंगे। तो दोस्तों प्रमुख झीलों की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों वेनेजुला में एक झील पाई जाती है, मिलती है, उसका नाम है मरकेबो झील। मरकेबो झील, और दोस्तों मरकेबो झील है वो किस देश में है? वेनेजुएला में है। और दोस्तों ये इस झील के बेसिन में हमें क्या पेट्रोलियम के भंडार भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ओरिनिको नदी के पास ही स्थित है मरकेबो झील जो कि वेनेजुएला में है। और दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं, जो यहाँ पे दोस्तों एक देश स्थित है उसका नाम है बोलीविया। क्या नाम है? बोलीविया। और दोस्तों बोलीविया है, इसमें दोस्तों 2 झीलें स्थित है। एक झील है दोस्तों उसका नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो कि दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। यानी ये दोस्तों जो टीटीकाका झील है वो दोस्तों बोलीविया में स्थित है, यानी ये बोलीविया देश में स्थित है और ये बोलीविया के पठार पर स्थित है। और बोलीविया का पठार दोस्तों याद रखिएगा पेरू और बोलीविया देशों में क्या है? बोलीविया के पठार का विस्तार है। और बोलीविया पठार पे बोलीविया देश में क्या है? टिटिकाका झील स्थित है जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो टिटिकाका झील है ये क्रेटर झील का उदाहरण है। याद रखिएगा किस झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। और इसके अलावा दोस्तों बोलीविया में एक झील और पाई जाती है, उसका नाम है दोस्तों पोपा झील। क्या है? पोपा झील। ठीक दोस्तों, यानी दक्षिण अमेरिका की 3 प्रमुख झीलें हैं। पहली है मरकेबो झील जो कि वेनेजुएला में है, दूसरी है टिटिकाका झील जो कि दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है और ये बोलीविया देश में है और बोलीविया के पठार पर स्थित है। इसी के अलावा दोस्तों जो बोलीविया देश है उसमें एक झील और पाई जाती है, उसका नाम है पोपा झील। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठारों की। तो पठारों में दोस्तों यहाँ पे आता है एक पठार, इसका नाम है गुयाना का पठार। और दोस्तों गुयाना का पठार 3 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन से देश हैं? गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक पठार और पाया जाता है, उसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ब्राज़ील का पठार। और अभी दोस्तों हमने बोलीविया के पठार की बात की थी, यहाँ पे दोस्तों जो बोलीविया का पठार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बोलीविया का पठार। और दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों ये बोलीविया का पठार है जो कि जिसका विस्तार पेरू और बोलीविया देशों में है। ये दोस्तों दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है, महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार। ठीक दोस्तों, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है वह है बोलीविया का पठार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक पठार हमें और देखने को मिलता है जिसका नाम है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार। और ये दोस्तों पेंटागोनिया का पठार है ये किस देश में है? तो आपका अर्जेंटीना देश में है।
ठीक है दोस्तों, ये किस देश में? अर्जेंटीना देश में है। कौन सा? पेंटागोनिया का पठार। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यानी हमने प्रमुख झीलें देख ली। अब दोस्तों पठार के बारे में हम जान रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रमुख पठार हैं। एक है गुयाना का पठार, जो कि दोस्तों 3 देशों में फैला हुआ है, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ब्राज़ील देश में स्थित है जिसका नाम ब्राज़ील का पठार है। इसके अलावा पेरू और बोलिविया देशों में विस्तृत एक पठार है, उसका नाम बोलिविया का पठार है। और बोलिविया के पठार के बारे में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है। इसके अलावा दोस्तों पेंटागोनिया का पठार है, जो कि अर्जेंटीना देश में है। और यहाँ पर दोस्तों पेंटागोनिया के पठार में शीतोष्ण मरुस्थल स्थित है। याद रखिएगा कौन सा मरुस्थल स्थित है? शीतोष्ण मरुस्थल स्थित है पेंटागोनिया के पठार में, ठीक है दोस्तों, और जो कि अर्जेंटीना में है। और दोस्तों इस जो पेंटागोनिया के पठार में जो किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। और यहाँ पे दोस्तों शीतोष्ण मरुस्थल की जो दिशाएं हैं वो किस धारा के कारण होती है? तो याद रखिएगा जो फॉकलैंड की ठंडी धारा है, फॉकलैंड की ठंडी धारा, यानी दोस्तों फॉकलैंड की ठंडी धारा है, उसके कारण जो पेंटागोनिया का पठार है वहाँ पे शीतोष्ण मरुस्थल है वो पाया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख मरुस्थलों की, यानी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? यानी प्रमुख मरुस्थल, तो दोस्तों यहाँ पे मैप बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। और यहाँ पे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आता है एक मरुस्थल जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल जो कि दोस्तों आपका चिली देश में स्थित है। और दोस्तों जो आटाकामा मरुस्थल है यहाँ पे नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का शुष्क मरुस्थल है दोस्तों ये। और दोस्तों आटाकामा मरुस्थल के बारे में एक बात और दोस्तों जो आटाकामा मरुस्थल है यहाँ पे एक स्थान स्थित है जिसका नाम है अरिका। और अरिका दोस्तों विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों अरिका जो कि आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। और दोस्तों जो आटाकामा मरुस्थल है यहाँ पे जो मरुस्थलीय जो दशाएं हैं उसके लिए जो उत्तरदायी धारा कौन सी है? तो दोस्तों पेरू, या जिसे हम हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय जल धारा। ठीक दोस्तों याद रखिएगा, यानी जो आपका आटाकामा मरुस्थल है वो चिली में है और यहाँ पे नाइट्रेट के भंडार भी मिलते हैं। उसी के साथ साथ विश्व का शुष्क मरुस्थल है। और इसके साथ साथ जो आटाकामा मरुस्थल है वहाँ पे एक स्थान है उसका नाम है अरिका जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। और साथ साथ में जो आटाकामा मरुस्थल है यहाँ पे जो मरुस्थलीय दशाएं हैं उसके लिए जो उत्तरदायी जो धारा है वो आपकी पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा है। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने अभी बात की थी एक मरुस्थल और है अर्जेंटीना में जिसका नाम पेंटागोनिया का पठार। और ये पेंटागोनिया का पठार क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। और ये फोकलैंड जो महासागर जो अंटार्कटिक महासागर में धारा चलती है फोकलैंड की धारा जो कि एक ठंडी धारा है उसके कारण यहाँ पे क्या है शीतोष्ण मरुस्थलीय दशाएं देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों चिली देश स्थित है और इधर अर्जेंटीना देश स्थित है और इनके बीच दोस्तों एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो कि दोस्तों इन दोनों को मध्य सीमा निर्धारण करती है। यानी जो चिली और अर्जेंटीना जो देश है उनके बीच सीमा निर्धारण का एक काम करती है पर्वत श्रेणी जिसका नाम है दोस्तों ओजोस डेल सलाडो। एक बार फिर से बोल देता हूँ नाम कि यानी जो चिली और अर्जेंटीना देश है उनके बीच जो सीमा निर्धारण का कार्य करती है एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में अधिकांश हमने बातें कर ली है। अब दोस्तों यानी यहाँ के कुछ प्रमुख खनन क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। खनन क्षेत्रों के बारे में प्रमुख
दोस्तों मार्कर में स्याही मुक्की है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रमुख खनन क्षेत्र, तो दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ के प्रमुख खनन क्षेत्रों में दोस्तों पहला आता है साओ पोलो, याद रखिएगा, साओ पोलो और मिनास गेरास, मिनास गेरास, ये दोनों दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये दोनों दोस्तों दोनों ही राज्य क्या हैं, ये ब्राज़ील के राज्य हैं। यानी जो दोस्तों साओ पोलो व मिनास गेरास हैं वो आपके विश्व भर में कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये दोस्तों ब्राज़ील जो आपका देश है उसमें स्थित है। यानी साओ पोलो और मिनास गेरास ब्राज़ील जो देश है उसके 2 राज्य हैं और ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों सेंटोस बंदरगाह है, उसके बारे में भी आप याद रखिएगा। सेंटोस बंदरगाह है उसको कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह। और दोस्तों याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, जो दोस्तों साओ पोलो से लेके सेंटोस बंदरगाह तक जो रेल मार्ग जाता है उसको भी दोस्तों क्या कहा जाता है? जो कॉफ़ी रेल मार्ग कहा जाता है, कहवा रेल मार्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी साओ पोलो से लेके सेंटोस बंदरगाह तक जो रेल मार्ग जाता है उसको जो कॉफ़ी रेल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात करते हैं, जो चुकीकमाता, चुकीकमाता, ये दोस्तों चुकीकमाता जो खान है ये दोस्तों आपकी तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है। यानी विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? तो चुकीकमाता। और चुकीकमाता दोस्तों किस देश में है? चिली में है। और इसके अलावा दोस्तों एक खान और आती है अमापा, ये दोस्तों किस देश में है? ब्राज़ील में। और दोस्तों ये किस खनिज की खान है? तो ये मैंगनीज की। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान किस देश में है? तो ब्राज़ील में। और उस खान का क्या नाम है? अमापा। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक आता है इटबरी, जो आपकी इटबरी है ये दोस्तों ब्राज़ील में है। और ये दोस्तों लोया अयासक का प्रमुख क्षेत्र है, ब्राज़ील का लोया अयासक का। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में दोस्तों जितनी डीपली आपको जानकारी मैं आपको दे सकता था मैंने आपको दी। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।